तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर का मोशन इन 1D का क्वेश्चन है। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ। इन्होंने कहा है एक ये रिवर है कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज को बनाया गया है। ठीक है, ये कोई ब्रिज है। आगे क्या कहा है इन्होंने, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड। इस पर कोई स्टूडेंट खड़ा था जिसने एक छोटी सी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, हमने माना किसी यू स्पीड से। ठीक है, इन्होंने वैसे वेलोसिटी दे रखी है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। यू जो है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। आगे क्या बोला था, बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस। बॉल इस वाटर सरफेस को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो पहले तो ये ऊपर जाएगी, इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, फिर ये वापस अपने इस पॉइंट पे आएगी, फिर यहां से वापस फिर नीचे जाएगी। तो इस यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तब इन्होंने कहा है था आफ्टर 4 सेकेंड। ये कहना चाह रहे हैं यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम इन्होंने दे रखा है हमें 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जो दी है वो दी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेसेस। वाटर सरफेस के अबव ये जो इतना ब्रिज की हाइट है हमसे, ये एच जो है वो हमसे, ये हमने एच मान ली, ये एच हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहां से यहां तक नीचे तक पूरी जर्नी के टाइम पे एक चीज कांस्टेंट रही, और वो चीज क्या थी, वो थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा नीचे की तरफ जी लग रहा है। जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि उसे 10 मान के सॉल्व करना, तो जी को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होता है जी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हमें इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कोई सा भी फॉर्मूला लगाना है। इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं सिंपल सिंपल, और जो कि आप सबको याद ही होंगे। सबसे पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए nth सेकंड में s nth होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये तीनों वैसे ज्यादा यूज होते हैं ऊपर के तीनों, और ये चारों के चारों ही वेक्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं कि v वेक्टर u वेक्टर तो a वेक्टर, s वेक्टर u वेक्टर a वेक्टर, v वेक्टर u वेक्टर a वेक्टर s वेक्टर। तो ये इन चारों की वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है अगर जब भी हम यहाँ यूज करेंगे इन फॉर्मूले को तो हम डायरेक्शन इनकी जरूर लिखेंगे। तो हम एक अपनी डायरेक्शन मान के चल रहे हैं कि ऊपर की डायरेक्शन को हमने माना है पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को हमने माना है नेगेटिव। अब ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला। आप ध्यान दीजिए, टाइम हमें गिवन है, ठीक है, टी होना चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला तो हमारा भी यूज नहीं होगा। nth सेकंड की बात भी नहीं चल रही तो ये भी यूज नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा यूज। ठीक है, u हमें गिवन है, ठीक है, हमसे h पूछा, हाइट पूछी, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्म लगा लेंगे। u और t गिवन है, एक्सेलरेशन तो हमें पता है ही, g 10 है, और हमसे s पूछा और वो भी हम विद डायरेक्शन लगाएंगे बस। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। इस क्वेश्चन को कुछ लोग 3 हिस्सों में कराएंगे, 1 2 3, कुछ 2 हिस्सों में कराएंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट करेंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो नीचे की तरफ कवर कर रही है, मतलब इसको हम माइनस एच लिखेंगे। u ऊपर की तरफ है तो इसको लिखेंगे प्लस 4 इंटू टाइम कितना गिवन है 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन g की वैल्यू कितनी है -10 इंटू टाइम कितना था 4 का स्क्वायर। ये दिख रहा है ना, इसको थोड़ा नीचे सही जगह में सॉल्व करती हूँ। माइनस एच इज इक्वल्स टू 4 चक 16, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 बाई 2 इंटू 16, 2 पंजे 10, तो ये बचा 16 माइनस 16 पंजे 80 माइनस एच, 10 में से 6 गए 4, 7 में से गए 6 64, और वो भी माइनस का 64, माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 64, इट मीन्स एच इज इक्वल्स टू 64 मीटर। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 64 मीटर आ गई। तो अब बस आंसर चेक करते हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। नीट 2023 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए इनमें से किसको लार्जेस्ट आयन फॉर्म करना होगा, मतलब किसका आयन जो है उसका साइज सबसे ज्यादा होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो नियरेस्ट हमारी नोबल गैस कौन सी है, नियॉन। नियॉन का कितना होता है 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा F माइनस, जिसका कितना हो जाएगा
10 हो गया, ठीक है। तो मतलब हमारा क्या बना, ये F माइनस। जैसे हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, मतलब इसको 3 और चाहिए, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 3 माइनस, तब इसके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। Na कितना होता है 11, तो इसका मतलब इसको 1 देना पड़ेगा। Na ने 1 दिया तो कितने हो गए Na के भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 का मतलब ऑक्सीजन को कितनी लेने की जरूरत है, 2 लेने की जरूरत है। ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। सबने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर ली, मतलब और ये सबके सब में अब बराबर इलेक्ट्रॉन हो गया, हर किसी में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये सबके सब क्या कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गई। कौन कौन सी, F माइनस, N3 माइनस, Na प्लस, O2 माइनस। अब इन चारों में ही हमें क्या बताना है, किसका साइज सबसे ज्यादा है। तो आप एक चीज याद रख लेना, साइज जो होता है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उनका साइज जो है वो नेगेटिव चार्ज के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो साइज है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज जितना कम तो उसका साइज ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव के डायरेक्टली। बस हमें यही लगाना है। तो देखो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है N3 माइनस में, फिर इसमें फिर O2 माइनस में, फिर F माइनस में, और Na प्लस में तो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम साइज का रेशियो देखें इन सबके, तो सबसे ज्यादा है N3 माइनस, ये नेगेटिव है, एनायन एक ये है, एक O2 माइनस एनायन, और एक है F माइनस एनायन, और बाकी ये सोडियम है, Na प्लस तो कैटायन है, उसका साइज तो सबसे कम ही होगा। तो हमारा लार्जेस्ट आयन कौन सा बना है, N3 माइनस। तो ये ज्यादा कठिन था नहीं, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। एक व्हीकल ट्रेवल कर रहा है आधी डिस्टेंस को, मान लिया पूरी डिस्टेंस d थी तो d/2 को ट्रेवल कर रहा है स्पीड v से, और जो बची हुई डिस्टेंस है, जब आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली तो बची कितनी, बची भी आधी, जस्ट बराबर बची, d/2 बची, तो वो ट्रेवल कर रहा है स्पीड 2v से। इसकी एवरेज स्पीड हमसे पूछी है। इसको डायरेक्ट एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसका एक आसान ट्रिक भी है, उस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये केस क्या है, मान लिया ये टोटल d डिस्टेंस थी यहां से यहां तक की, तो ये जो d/2 है वो ट्रेवल की है v से, और जो दूसरी d/2 है वो ट्रेवल की है 2v से। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, हमने लिख लिया v एवरेज। टोटल डिस्टेंस तो हमारी हो गई d डिवाइड बाय टोटल टाइम। मान लिया ये t1 टाइम था, ये t2 टाइम था, तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो टाइम का क्या होगा d/v, तो t1 हो जाएगा d/2 d/v, और t2 हो जाएगा d/2 इंटू 2v, मतलब d/4v। तो ये t1 और t2 के हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली हैं, वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2, बस वैल्यूज पुट करनी है। t1 की वैल्यू हो गई है d/2v प्लस t2 की वैल्यू है d/4v। तो हम यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1/2v प्लस 1/4v। d से d कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा v एवरेज निकल के आ रहा है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये एलसीएम लेना है, तो ये 1 हो जाएगा, एलसीएम या सिंपल। तो 4v ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाय 2 और 1 3। तो हमारा v एवरेज का फॉर्मूला ये थोड़ा सॉल्व करके आ गया 4v/3। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। इसमें याद रखना 2 इंपॉर्टेंट केस पूछे जाते हैं। एक इक्वल टाइम वाला, कि जब जर्नी को 2 इक्वल टाइम्स में डिवाइड किया गया हो। एक आता है इक्वल डिस्टेंस वाला। इक्वल टाइम में तो इजी क्या करना होता है, v एवरेज जितने पार्ट लिए हों, जैसे कि जर्नी को 2 बराबर भागों में बांटा गया t और t टाइम में, तो होगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। अगर 3 में बांटा है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3। हम 2 वाला केस लेके चलते हैं। और अगर इक्वल डिस्टेंस का है तो उसका फॉर्मूला बन के आता है n। वैसे अगर ओरिजिनल फॉर्मूला देखें तो वो आता है n/v एवरेज डिवाइड बाय 1/v1 प्लस 1/v2, और वो प्लस चलता जाएगा 1/vn तक। लेकिन यहाँ पे हमारी n कितना है, 2 ही हिस्सों में बांटा गया जर्नी को, तो 2/v एवरेज हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2।
ये ध्यान से देखते जाना, जिससे मेन फॉर्मूला जो बन के आ रहा है वी एवरेज का 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, बस इसको सॉल्व करके ये आया है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि अगर जर्नी को दो बराबर हिस्सों में दो इक्वल डिस्टेंस में बांटा है तो 2v1v2 बाय v1 प्लस v2, और इक्वल टाइम में बांटा है तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v2। आप चाहे ऐसे भी याद कर सकते हो, टाइम छोटा है डिस्टेंस बड़ा लिखा हुआ है, टाइम के लिए छोटा वाला फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाय 2, और इक्वल डिस्टेंस में बांटा है तो बड़ा वाला फॉर्मूला 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। आप चाहे जैसे भी याद रखो। तो बस हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका था, 4v/3 इसका आंसर था। ये थोड़ा सा लंबा चला गया एक्सप्लेनेशन इसका, मगर हेल्पफुल हो रहेगा आपके लिए। तो इसका सेकंड आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो नीट 2023 का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट का। वैसे इसे मिक्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ये कोई डाइजोनियम सॉल्ट है बेंजीन का, और इसका नाम है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2Cl। इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में बताना है कि क्या बनेगा। ये 3 रिएक्शन है इसमें। सबसे पहले इसमें डाला है Cu2Br2 या HBr। तो जब भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शन याद करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें Cu2Br2 या HBr डाला जाए तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में जो ऊपर वाला ग्रुप है ये N2Cl पूरा का पूरा हट जाएगा, और ये जो Br है वो वहां जाके लग जाएगा। इसी तरीके की एक रिएक्शन होती है गेटरमैन रिएक्शन। उसमें सिर्फ कॉपर अलग होता है और HBr, Cu या HBr, Cu के साथ Br नहीं होता, तो वो गेटरमैन रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। उसके बाद में हमारा Br तो लग जाएगा। फिर मैग्नीशियम या ड्राई ईथर है, Mg ड्राई ईथर, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन की। जब भी ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर हेलो एरीन बन जाएगा। हेलो एरीन में जब भी हम Mg या ड्राई ईथर डालेंगे तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर से होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो बस ये हमने समझ लिया, बाकी से अब लिख के देखते हैं। सबसे पहले हमने बेंजीन के ऊपर N2Cl लिया, जिसको हमने लिया है BDC। इसका फॉर्मेशन भी आपको आना चाहिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, कि एनिलीन होता है। एनिलीन में NaNO2 HCl डालते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो BDC बनके तैयार हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ वही देखते हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। Cu2Br2 या HBr डालेंगे तो ये पूरा ग्रुप हट के क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर Br बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये हेलो एरीन बनके तैयार हो गया है। इसमें अब इन्होंने क्या डाला है, मैग्नीशियम या ड्राई ईथर। तो रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक में। याद रखना कि जब भी मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डाला जाए किसी हेलो एल्केन या हेलो एरीन में, तो बेंजीन और Br के बीच में जाके ये Mg घुस जाता है। तो RMgX, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे दर्शाते हैं, RMgX, R माइनस Mg2 प्लस X माइनस। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बनके तैयार हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की और ये जो है BDC, इन दोनों की। ठीक है, इसमें क्या डाला इन्होंने, वाटर। तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये इसकी एसिड बेस रिएक्शन है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट मेन क्लास होती है रिएक्शंस की। एसिड बेस रिएक्शन कैसे, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R जो है, R माइनस, ये बेस की तरह काम करता है, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H मतलब एसिडिक H, इसमें है एसिडिक H। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो बेंजीन के ऊपर ये पूरा ग्रुप हट के इसका H लग जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर H लग गया, मतलब या दिखाओ या ना दिखाओ, मतलब हमारी बेंजीन बनके तैयार हो गई। और बचा क्या, ये साइड प्रोडक्ट लिखना हो तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं। MgBr और वाटर का H तो चला गया है, OH बचा था। ठीक है, तो हमारा बेंजीन इसमें मेन प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। जब भी वाटर वाली रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो समझ लेना जो R वाला पार्ट है वही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। ये कोई रिएक्टेंट दे रखा है जिसकी नेमिंग अगर हम करें तो 1 2 3 4 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, जो कि इसका नाम दे भी रखा है, उसमें HBr डाला है और कोई प्रोडक्ट हमसे P पूछा है। ठीक है, तो ये एल्कोहल है। एल्कोहल में हमने HBr डाला है। ये जो रिएक्शन है अगर आप ध्यान से देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वो भी SN1। मतलब ये जो OH है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस Br न्यूक्लियोफाइल से। लेकिन ये डायरेक्ट आप सोचें कि ये OH हटेगा और Br आ जाएगा, इसका ये सेकंड वाला आंसर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है और उसका रीअरेंजमेंट भी होता है। यहाँ पे क्योंकि पहले इसको लिख लेते हैं, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा और उसका रीअरेंजमेंट भी होगा इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करो, मतलब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ती हुई दिख रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाओ।
देखो सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन में H जाता है, ये H प्लस जाता है और यहाँ से इस वाटर को निकाल के ले आता है, वाटर निकलता है तो इस पे बन जाता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यहाँ पे आप देखोगे तो वो 2 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, इस साइड से तो नहीं बन रही पॉसिबिलिटी, इस साइड से पॉसिबिलिटी बन रही है कि H यहाँ आ जाए, कार्बोकेटाइन यहाँ चला जाए, प्लस यहाँ चला जाए, तो जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री बन जाएगा, उसके चारों तरफ फिर 3 कार्बन होंगे, उसका अल्फा H भी बढ़ जाएगा। अल्फा H कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ अगर कार्बोकेटाइन बनेगा उसके चारों तरफ 3 और 1 4 अल्फा H होंगे, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 3 6 और ये एक H वहां जा चुका होगा, 2 8 अल्फा H होंगे आई थिंक सो। चलो अब इसको चेक करते हैं, इसका ये वाला आंसर तो होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये रिएक्टेंट। सबसे पहले जो रिएक्टेंट गिवन है हमने वो बना लिया। इसमें सबसे पहले आता है H प्लस, और ये H प्लस भैया जाते हैं यहाँ पे जो लोन पेयर है उन पे अटैक करते हैं और वाटर निकलवा के यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे बन जाता है फिर ये कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके पास हम अल्फा H देखते हैं, ये जो कार्बन है उसके बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन 3 और 1 4 अल्फा H हैं। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको पता ही होगी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में अल्फा H ज्यादा होते हैं, अल्फा H से भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो वैसे हम रीअरेंजमेंट जो है वो 3 तरीके से कर सकते हैं, या रिंग एक्सपेंशन, या हाइड्राइड शिफ्ट, या मिथाइल शिफ्ट। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो वो करो, ये नहीं दिख रहा तो हाइड्राइड शिफ्ट करो, अगर ये नहीं हो पा रहा तो मिथाइल शिफ्ट करो। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट की है कि ये H यहाँ चला जाए प्लस वहां चला जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए हम ये रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो हम नहीं करवाएंगे। CH3 CH3 ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, और ये प्लस हो गया, इसके 3 3 6 2 8, इसके हो गए 8 अल्फा H। देखो अल्फा H का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया, मतलब हमने जो है सही शिफ्ट कराया। अब बस HBr डाला था ना हमने, हमारा रिएजेंट क्या था HBr, उसका H प्लस तो आ ही चुका पहले, क्या बचा Br माइनस, तो Br माइनस इस वाली स्टेप में अटैक करेगा तो Br माइनस जाके इससे जुड़ जाएगा, और ये SN1 रिएक्शन है, इसमें रेसमाइजेशन होता है, CH2 CH3 और इस पे Br लग जाएगा। इसकी अगर नेमिंग करें तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्रोमो का B पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसका नाम लिखते हैं, वैसे सब कुछ स्मॉल में लिखा जाता है। 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल ब्यूटेन। बस आंसर तो हमें दिख ही गया होगा आपको, आंसर है हमारा ये 4th वाला, ना कि 2nd वाला। सो दिस 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। नीट 2023 का क्वेश्चन है फिजिक्स में कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। ये जो सिस्टम दे रखा है उसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड के तीनों बराबर कैपेसिटेंस के 3 कैपेसिटेंस दे रखे हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं या सीरीज में। पैरेलल में कैसे, इस कैपेसिटेंस की ये प्लेट और ये प्लेट सेम पॉइंट से जुड़ी है, और इसकी ये प्लेट और ये प्लेट सेम पॉइंट से जुड़ी है, मतलब इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल में है और ये वाला इनके साथ सीरीज में है। तो कैपेसिटेंस का पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, ऐड हो जाते हैं CNH तक, और सीरीज में क्या होता है 1/C सीरीज। कैपेसिटेंस का केस आप याद रखना रेजिस्टेंस से जस्ट उल्टा, रेजिस्टेंस में सीरीज में जस्ट ऐड होते हैं और पैरेलल में ऐसा होता है जैसा इसके सीरीज में हो रहा है। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CNH। वैसे इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। 3 और 3 है पैरेलल में, मतलब कैपेसिटेंस है तो ऐड होंगे, 3 और 3 6, 6 और 3 का कितना हो जाता है, 6 और 3 का 2 होता है, 6 3 18 डिवाइड बाय 6 और 3 9। ये आप सोच रहे हो कैसे किया, वो हम बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 3 और 3 का हम पैरेलल में निकाल ले रहे हैं, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 होगा, मतलब ऐड हो जाएगा 3 और 3 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया ये C था, और ये जो 6 माइक्रोफेराड है और ये 3 माइक्रोफेराड, मतलब अब हमारा जो सिस्टम है वो कुल ऐसा हो चुका है, ये B ये A 3 माइक्रोफेराड का एक इधर है, 6 माइक्रोफेराड का एक इधर है। अब ये नया C डैश निकालेंगे 1/C डैश, तो जो कि होगा 1/3 प्लस 1/6 समझ आ रहा है। एलसीएम लिया है बस यहाँ पे, 3 6 18 और 6 3 18, 3 आ गए 9/18 1/C डैश, और ये हो जाएगा 2। तो C डैश 1/C डैश इक्वल्स 1/2, C डैश हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। और 2 कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जैसे कि ये 1/C डैश है, ये 1/C1 प्लस 1/C2 होता, तो आप क्या करते C1 C2 और ये हो जाता C1 प्लस C2।
तो C डैश का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, मतलब दोनों को गुणा करी डिवाइड बाय दोनों को ऐड कर दिया, अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में हो उस केस में। जैसे कि इसी केस में अगर आपको करना होता तो आप क्या करते, 6 × 3 और डिवाइड बाय 6 + 3, 6 × 3 18, 6 × 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो ये थोड़ा फास्ट तरीका आना चाहिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही क्रूशियल चीज है। तो 3 और 3 का कितना हो जाएगा 6, और 6 और 3 का 6 × 3 18 डिवाइड बाय 6 × 3 9, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ आंसर इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है फिजिक्स का। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। तो इजी सा क्वेश्चन है। किसी भी स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे यू से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 kx², हाफ kx², ठीक है। तो इन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग स्प्रिंग की जब 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया गया है तो वो यू है। अगर इसे 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये बस सिंपल रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो U1 हमने मान लिया अगर हाफ kx1² है डिवाइड बाय U2 कर दिया हाफ kx2²। जैसे कि गिवन है x1 था हमारा 2 सेंटीमीटर, तो U1 कितना था U। x2 जब है 8 सेंटीमीटर तो हमसे U2 पूछा है कितना होगा। U1 की जगह पे हमने U रख दिया, U2 तो हमसे पूछा ही है हाफ के। इन्होंने एक ही स्प्रिंग की बात की है, उसी को एक बार 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, तो इसलिए जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट वो दोनों केस में सेम रहेगा। x1 था पहले 2 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, बाद में है 8 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया है तो यहाँ कन्वर्ट करते और यहाँ तो वो कैंसिल ही हो जाता। जब ये ऐसा वो वाला क्वेश्चन होता है ना जिसमें डिवाइड करना हो, रिलेटेड वैल्यू लेनी हो, तो उस केस में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो बस जल्दी जल्दी कैंसिल कर दिया। तो u डिवाइड बाई U2 इक्वल्स टू 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 8 का 8 2 64, 4 से काटा तो ये 16 चला गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा U2 जो हो जाएगा वो 16 टाइम्स ऑफ U आ गया। तो U का कितना हो गया 16 टाइम्स, ठीक। वैसे भी इसको हम ओरली कर सकते थे कि जो है स्ट्रेचिंग वाली जो है दूरी वो कितनी हो गई हमारी 4 टाइम्स 2 × 8, तो स्क्वायरली चल रहा है तो 4 का स्क्वायर 16, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो 16 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द गिवन कंपाउंड बेंजीन के ऊपर दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH, CHX, CH2, CH3, ये कोई हैलाइड है। इज एन एग्जांपल ऑफ, हमें देखना है इनमें से कौन सा हैलाइड है, एराइल हैलाइड, एल्लाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम इन चारों हैलाइड्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब है एक कोई एरोमेटिक रिंग होगी, उसके ऊपर हैलाइड लगा होगा, हेलोजन, जो कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो में से कुछ भी हो सकता है। मतलब बेंजीन और बेंजीन के जस्ट ऊपर एक्स लगा हो उसे कहते हैं एराइल हैलाइड। तो एक्स है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या आयोडो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो एराइल हैलाइड तो ये हमारा कंपाउंड दिख नहीं रहा। चलो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा दिया है इन्होंने एलाइलिक हैलाइड। इसकी एक अच्छी ट्रिक भी बताऊंगी बाद में एलाइलिक हैलाइड को तुरंत देखते ही पहचानने की। तो एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, बेंजीन हो या कोई भी आर हो, आर के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद में फिर CHX। मतलब क्या कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हो तो वो है एलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड पे नहीं, डबल बॉन्ड के जस्ट अगले वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हो तो वो एलाइलिक हैलाइड है। जैसे अगर बेंजीन था तो बेंजीन के ऊपर मान लिया कोई डबल बॉन्ड होता, फिर उसके अगले वाले कार्बन पे हेलोजन लगा होता, तब वो क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड कहलाता, ठीक है। ऐसे एलाइलिक हैलाइड का आप चेक करें तो बेंजीन के ऊपर एक डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन पे हैलाइड लगा है तो ये एलाइलिक हैलाइड का चलो लग रहा है, ठीक है। बाकी भी दो चेक करके देख लेते हैं कि ये विनाइलिक हैलाइड क्या है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस एलाइलिक और इस विनाइलिक हैलाइड में, तो इसमें बड़ा ध्यान रखना। विनाइलिक हैलाइड में हल्का सा फर्क है कि जो एक एल्काइल चेन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ही हेलोजन लगा हो, डबल बॉन्ड पे ही हेलोजन लगा हो तो वो है हमारा विनाइलिक हैलाइड। और उसके बाद में इन्होंने क्या दे रखा है लास्ट, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक और एराइल में फर्क है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। बेंजाइलिक का मतलब है कोई बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कोई कार्बन लगा है,
फिर उस पे हेलोजन लगा है। बेंजीन पे अगर डायरेक्ट लगा होता है, जैसे बेंजीन पे डायरेक्ट लगा है तो वो हो जाता है एराइल हैलाइड। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लग के फिर हेलोजन लगता है तो वो हो जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे अगर फिनॉल होता तो बेंजीन के ऊपर OH, लेकिन अगर किसी ने कहा बेंजाइलिक एल्कोहल तो बेंजीन के ऊपर CH2OH, वो बेंजाइलिक एल्कोहल है। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या थी, इसको याद रखने की ट्रिक है। एलाइलिक मतलब अगला, ऐसे याद रख लेना। एलाइलिक मतलब अगला, डबल बॉन्ड पे ही हेलोजन है तो वो विनाइलिक हैलाइड है, डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे हेलोजन है तो वो एलाइलिक हैलाइड है। तो इससे आप याद रख सकते हो। तो अब इसको चेक करते हैं ये कैसा वाला हैलाइड है। ना तो ये एराइल हैलाइड है, बेंजीन के ऊपर X नहीं, ना बेंजीन के CH पे X है, ना ही बेंजाइल हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड जस्ट डबल बॉन्ड पे भी X नहीं तो विनाइलिक हैलाइड भी नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड के अगले वाले पे X है, मतलब अगला, मतलब ये एलाइलिक हैलाइड है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये चारों ऑप्शन भी समझ आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। कैल्शियम का एटॉमिक मास गिवन है हमारा 40 है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम। और हमारा CO2 बना है जिसका हमसे मास पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको इन्होंने लाइमस्टोन बोला था। ठीक है, वो जो कि 20% प्योर है। ठीक है, और उसका कितना लिया है इन्होंने, 20 ग्राम लिया है। ठीक है, इस सेक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको किया हमने हीट, क्या बना, CaO बना, CO2 बना। आप ये स्टीशियोमेट्रिक रिएक्शन वाले क्वेश्चन करते समय एक चीज याद रखना कि जिसका पूछा हो और जिसके बारे में गिवन हो, उन दोनों के मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर कर देना। मोल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ CO3 और मोल अपॉन, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ CO2 बस। अब जो चीज पूछेगी वो अपने आप निकल आएगी। मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका था 20 ग्राम, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीशियोमेट्रिक रिएक्शन में केवल प्योर फॉर्म जो है वो रिएक्ट करती है। तो 20 ग्राम का प्योर कितना है, 20%। तो इसका मतलब 20 पंजे 100 5 चौक 20, 20% का मतलब डिवाइड बाय 100 करना। तो इसका मतलब कुल जो 4 ग्राम है वो रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में। तो जो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे वही लिखा जाएगा। तो मास 4 हो गया। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा, 100 होगा। आप करके देख लेना, कैल्शियम का 40 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 8 16 3 48। ठीक है, तो ये 100 हो गया, डिवाइड इक्वल्स टू मोल CO2 के मास हमसे पूछा है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। ठीक है, और कोएफिशिएंट हमने नहीं बताया। देखो कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे 1 ही 1 होगा, तो बात वही है। तो बस क्या करना है, W इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 44 डिवाइड बाय 100। 4 चक 16 के 6 हासिल आया 1, 4 चक 16 और 1 17, 176 डिवाइड बाय 100, इट मीन्स 1.76। तो मास CO2 का कितना प्रोड्यूस हुआ, तो वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1.76 ग्राम्स। तो बस आंसर हमारा आ गया है। चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। नीट 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 मोल का वेट बताना है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या आखिर, जो कि विच इज ऑब्टेन्ड बाय, जिसको बनाया गया है बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट, एथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम एथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैसे बनाया गया है, सोडियम एथेनोएट को गर्म करके, और किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये रिएजेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ याद आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, लाइम, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन होगा इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी मोल का कॉन्सेप्ट लगेगा तो इसलिए ये फिजिकल केमिस्ट्री का भी हो गया। देखना ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, हमें सोडियम एथेनोएट दे रखा है। सबसे पहले मान लिया सोडियम CH3COH होता, एसिटिक एसिड होता या एथेनोइक एसिड ही बोल सकते हैं, उसमें फिर CH3COO -Na+ उसका सॉल्ट बन गया सोडियम एथेनोएट। ठीक है, उसको हमने हीट किया है किस किस की प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। इस पूरी रिएक्शन का नाम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ये एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन है।
कि मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में जब हम सोडा लाइम डालेंगे तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो एक कार्बन कम का एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा क्या बनता हुआ दिख रहा है, CH4 बनता हुआ दिख रहा है, CO2 हमारी रिलीज हो गई। ठीक है, इन्होंने कहा क्या इसमें 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें वेट बताना है। मतलब ये CH4 कितने बने होंगे, मान लिया ये अगर 2 बने हैं, 2 मोल्स बने हैं इसके, तो इसके भी कितने लिए गए होंगे रिएक्टेंट के 2 मोल्स, और 2 मोल्स CO2 रिलीज हुई होगी। ठीक है, इसके 2 मोल्स हैं। अब हमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, हमें इजी सा फॉर्मूला पता है मोल्स का, मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स कितने दिए हैं इन्होंने क्वेश्चन में, 2 मोल्स, तो 2 इज इक्वल्स टू मास हमसे पूछा है, वेट पूछा है ना इन ग्राम्स, तो वही मास है। मोलर मास, CH4 का मोलर मास, कार्बन का 6, 12 और 4, 16। चलो निकाल के भी दिखा देते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस इसका 4 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो बस आ गया हमारा मास, कितना आ गया 16 दूनी 32 ग्राम इसका मास आ गया। चलो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से क्वेश्चन है। एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर C। ठीक है, कोई AC सोर्स है, वो कैपेसिटर C से हमारा कनेक्टेड है। मान लिया उस कैपेसिटेंस C, डायग्राम थोड़ा पहले ड्रॉ कर लिया था। ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, ये कोई AC सोर्स है। मान लिया इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो F है, तो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो हमने मान लिया ओमेगा है, और ओमेगा क्या होती है 2πf। नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मान लिया ये दे रखा है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी f है इसको घटाया जाए तो ये ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो भी घट जाएगी। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होने वाला है, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है। इसको हम एक्सी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है 1/ωc, और ओमेगा तो पता है हमें क्या होता है 2πf, 1/2πf। देखते हैं इस पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों डिक्रीज करें। ये अगर डिक्रीज करेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब एक्सी हमारा इंक्रीज करेगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो इंक्रीज करने वाला है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांस्टेंट नहीं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा नहीं। चलो, इसका मतलब अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में अब हम करंट निकालेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें ओम्स लॉ से पता ही है V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I हो जाएगा V/R। तो उसके अकॉर्डिंग जो I0 है वो होगा V0 डिवाइड बाय XC। तो कैपेसिटर के लिए ये रेजिस्टेंस की जगह पे XC आ जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यही हम यहाँ पे रखने वाले हैं, I0 इज इक्वल्स टू V0 बाय XC। XC होता है 1/ωc, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा V0 ωc, या इसी को हम कह सकते हैं V0 2πfc। I0 इक्वल्स टू ये आ गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से XC हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। सबसे पहले ओमेगा डिक्रीज हुआ था, F डिक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से XC इंक्रीज हुआ था। तो करंट डिक्रीज हो रहा है, या यहाँ से भी हम देखें ये इंक्रीज करने की वजह से ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो करंट हमारा घटता हुआ नजर आ रहा है। यही जो I0 है वही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, वही हमारा कैपेसिटिव करंट के बराबर है। ये डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटिव करंट क्या है, जो सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव करंट। तो इस करंट के इक्विवेलेंट एक करंट होता है, यहाँ पे ID फ्लो हो रहा होता है, यहाँ से यहाँ कैपेसिटर के अंदर। तो ये जो है कैपेसिटिव करंट, ये रियल करंट होता है। इसके इक्विवेलेंट एक डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर की प्लेट के अंदर फ्लो हो रहा होता है, ताकि इस करंट की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रखे। लेकिन आइडियल कैपेसिटर के लिए दोनों बराबर ही हम मान के चलते हैं, ID इक्वल्स टू IC फॉर आइडियल कैपेसिटर। तो चाहे हमसे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा हो, चाहे कैपेसिटिव करंट के बारे में पूछा हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगा कि I0 डिक्रीज करा, वही ID है, वही हमारा IC है। तो इसका मतलब करंट डिक्रीजिंग हमें नजर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, और इंक्रीजेस वाला तो गलत हो गया। सो सेकंड आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।